हेलो बच्चों। वेलकम टू विटी बायोलॉजी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डायकॉट रूट। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट स्टेम पढ़ लिया था। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like the video also, and you can comment also if you have any doubt. I will try to answer that. So स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम पढ़ेंगे डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ। सो उसको समझने के लिए फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डायकॉट रूट। However, I told you when we are discussing the structure of roots, but still we have to have a framework in our mind before starting. So I am just drawing, मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो पाए। सो दिस इज एपिब्लेमा। आउटर जो लेयर होती है रूट की, उसे एपिडर्मिस ना कह के हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, बट कुछ बुक्स में एपिब्लेमा बोला गया है। सो दिस इज एपिब्लेमा। और यहाँ पर कुछ जो एपिडर्मल सेल्स होंगी उनके पास रूट हेयर्स होंगे। सो दीज आर रूट हेयर्स। रूट हेयर, दिस इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी। कॉर्टिकल सेल्स, दीज आर आल्सो पेरेनकाइमेटस cells. Intercellular spaces are present here, ठीक है। इसके बाद होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। ये हमें पता है बच्चों। जो रूट की एंडोडर्मिस होती है, यहाँ जो सेल्स होती हैं दोज आर बैरल शेप। बैरल शेप मीन्स ऐसी कुछ होंगी, ठीक है। साइड जो होंगे वो थोड़े से पतले होंगे, और जो बीच का जो एरिया होगा दैट विल बी बल्जिंग। ये देखिए, ये थोड़ा सा बल्जिंग एरिया है, ठीक है। दीज सेल्स बैरल शेप सेल्स, ओके। इनको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस बोलते हैं। दिस इज एंडोडर्मिस। रूट्स की एंडोडर्मिस की खास बात यह है बेटा कि यहाँ पर जो इसकी सेल्स होती हैं उनमें सुबेरिन की स्ट्रिप पाई जाती है। सुबेरिन क्या है बेसिकली? सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस है, ठीक है। ये वाटर के एंट्रेंस को रोकता है, वाटर को एंटर होने नहीं देता है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ सेल्स में सुबेरिन प्रेजेंट नहीं होगा, ओके। सो जनरली यहाँ एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं उनमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सुबेरिन की लेयर को क्या बोलते हैं हम? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप, सपोज करिए आई एम ड्रॉइंग हियर, ये ऐसे प्रेजेंट होगा। थिक होंगी काफी ये, ठीक है। थिक होंगी। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। बट बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स होंगी जहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन इज एब्सेंट। दो सेल्स आर नोन एज पैसिव सेल। उन सेल्स को हम पैसिव सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस वाली सेल में डिपोजिशन नहीं हो, सो दिस इज पैसिव सेल। पैसिव सेल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है इसके नीचे क्या होगा? पेरीसाइकिल प्रेजेंट होगी। पेरीसाइकिल, सो सपोज दिस इज पेरीसाइकिल। ये पेरीसाइकिल मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब डायकॉट के केस में हमें पता है, डायकॉट रूट, सॉरी, रूट के केस में हमें पता है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। इसीलिए यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है? रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यानी कि यदि सपोज करिए यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, ये जाइलम हो गया। जाइलम
प्रेजेंट है, ठीक है। और सपोज करिए मैं थोड़ा सा और ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अ, हम्म, तो एंडोडर्मिस को मैं थोड़ा सा यहाँ तक लेके आती हूँ। नॉट प्रॉपर एक्चुअली, इससे कुछ अरेंजमेंट होता है एक्चुअली। आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज एंडोडर्मिस, ये मैं एंडोडर्मिस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये एंडोडर्मिस है। ये कैसी है? बैरल शेप सेल है। इन पर किसका डिपोजिशन है? सुबेरिन का डिपोजिशन है। और कुछ सेल्स में, स्पेशली जो जाइलम के जस्ट अपोजिट होती हैं, वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन एब्सेंट होता है और उनको हम पैसिव सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सुबेरिन का डिपोजिशन है यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो, ठीक है, सब थिक करके मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि चल। दीज आर सुबेराइज्ड। थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको सेकेंडरी ग्रोथ को समझने में हेल्प करेगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सेकेंडरी ग्रोथ when you are able to understand the primary structure of the root, ठीक है। So these are suberized cells of endodermis, ओके। और जो बीच में जहां मैंने सुबेरिन की डिपोजिशन नहीं किया है, लाइक जैसे ये वाली सेल है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पैसेज सेल्स हैं, ठीक है। जहां जहां पर मैंने नहीं किया है वो पैसेज सेल्स हैं। अब हमें पता है जो डायकॉट की रूट होती हैं वो कैसी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। सो रेडियल का मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज करो जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज वन जाइलम बंडल, ओके। और नेक्स्ट जाइलम बंडल यहाँ पर है। और फ्लोएम को मैं अभी ड्रॉ करती हूँ। फ्लोएम सपोज करिए दिस इज, यस, यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है। सो आप देख पा रहे होंगे कि जाइलम इस वाली रेडियस पर प्रेजेंट है, इस वाली रेडियस पर। और जो फ्लोएम है वो एक डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। इतनी बात क्लियर? अच्छा, जो डायकॉट रूट होती है उसमें हमें पता है लेस देन सिक्स वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यानी चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, दे आर लेस देन 6, ठीक है। जनरली जो मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है दैट इज टेट्रार्क कंडीशन। क्या कंडीशन जनरली मिलती है हमें? टेट्रार्क कंडीशन मिलती है। टेट्रार्क कंडीशन का मतलब ये है कि 4 जाइलम बंडल होंगे और 4 फ्लोएम बंडल होंगे। तो हम उसी कंडीशन को ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डायकॉट रूट। So these are 4 xylem bundles I have drawn. Great. और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लोएम। दिस इज फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी। तो अब आप देख पा रहे होंगे दिस इज टेट्रा कंडीशन, क्योंकि 4 जाइलम बंडल प्रेजेंट है और 4 फ्लोएम बंडल प्रेजेंट है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिथ जो है, जो पिथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है दैट इज एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड, है ना। तो डायकॉट रूट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पिथ इज बेसिकली वेरी मच रिड्यूस और इट्स एब्सेंट, ठीक है। सो अच्छा, इन दोनों के बीच जो जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल है, देयर इज पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है।
आई एम ड्रॉइंग विद दिस डिफरेंट कलर. ओके, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और इनको हम एक स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं. ठीक है, इन सेल्स को, इन इस टिश्यू को जो कि दो जाइलम बंडल के बीच प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू. क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू. दिस इज पेरेन्काइमेटस और इस टिश्यू का नाम है कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू. सो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एक डाइकोट रूट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. अब जब इस रूट को इट हैज टू अंडरगो, सपोज करिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है. सो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेती हूँ सो दैट इट सेकेंडरी ग्रोथ के समय, सेकेंडरी ग्रोथ के समय जाइलम के ऊपर वाली सेल, यानी यहाँ वाली सेल, इट इज ऑफ डिफरेंट कलर और नॉट, हाँ, जाइलम के ऊपर वाली सेल और फ्लोएम के नीचे वाली ये सेल, ठीक है, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक. अगेन जाइलम के ऊपर वाली सेल्स और फ्लोएम के नीचे वाली सेल्स. यहाँ पर भी जाइलम के ऊपर जो प्रेजेंट है सेल्स और फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट. सिमिलरली यहाँ भी ये सब पेरेन्काइमेटस हो जाती है, यानी कि ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन. हमें पता है कि जब पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि कैसी होती हैं, परमानेंट है, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कब कन्वर्ट होता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. तो सिमिलरली यहाँ डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से जो परमानेंट टिश्यू है वो कन्वर्ट हो रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. एंड इट कहाँ हो रही है ये प्रोसेस? ये हो रही है बिलो द फ्लोएम एंड अबव द जाइलम. ठीक है, बाद में क्या होगा कि इट्स की एडजॉइनिंग सेल्स, दीज सेल्स आल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक. दीज सेल्स विल आल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक. ठीक है, एंड दे विल ज्वाइन विद ईच अदर. ऐसे ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगी और ज्वाइन होकर आप देख पा रहे होंगे कि एक वेवी इन्होंने वेस्कुलर कैम्बियम बना दिया है. क्या बना दिया है? वेवी वेस्कुलर कैम्बियम. सो आई विल ड्रॉ इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. वेट, यस. अब if I'm redrawing this diagram, so I can show you like this. This is wavy vascular cambium. Initial stage में it is wavy. ठीक है, initial stage में this cambium is how? It is wavy structure. Wavy structure. इसके अपर साइड में क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम प्रेजेंट है. यहाँ भी फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ भी फ्लोएम है, यहाँ भी फ्लोएम. And the lower side of it, or I can say inside of it, xylem present है. Xylem present है. This is xylem. ठीक है, just for understanding. ये xylem है. अब ये वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये इनिशियल स्टेज की मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, ये क्या करेगी? आउटसाइड, सपोज करिए मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, आउटसाइड इट विल कट फ्लोएम and inside it will form just not so yes, hmm. Not proper actually, but if you practice it you can draw it carefully. Actually I am not very much habitual with this kind of pen, so just
Yes. Now, this vascular cambium, as I told you, will cut secondary xylem towards inside and secondary phloem towards outside. तो ये secondary xylem inside cut करेगी, क्या बनाएगी ये? अंदर की साइड xylem. It will cut secondary xylem towards inside. ठीक है. अब जब इसने सेकेंडरी जाइलम कट किया है तो जो प्राइमरी जाइलम ये वाला जो था, ये वाला, इट विल बी पुश टुवर्ड्स इनसाइड. तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा? थोड़ा सा इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सिमिलरली ये वाला भी. हम्म, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकेंडरी जाइलम बना है, उस सेकेंडरी जाइलम की वजह से जो प्राइमरी जाइलम था वो अंदर की साइड शिफ्ट हो गई. एंड ड्यू टू इट्स शिफ्टिंग, जो पिथ था, जो सेंटर में जितना थोड़ा बहुत पिथ प्रेजेंट था, दैट इज ऑल्सो क्रश्ड. ठीक है, वो क्रश हो गया. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड, अब आउटसाइड में क्या होगा? ये क्या कट करेगा? सेकेंडरी फ्लोएम कट करेगा टूवर्ड्स आउटसाइड, जिसकी वजह से जो प्राइमरी फ्लोएम था, सॉरी, दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स आउटसाइड. दैट इज shifted towards आउटसाइड. आउटसाइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. बाद में क्या होता है बेटा, जो एक्चुअली जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनसाइड इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. इट मींस ये अंदर की साइड सेकेंडरी जाइलम ज्यादा कट करती है इन कंपैरिजन टू फ्लोएम आउटसाइड. ठीक है. इसलिए जो बेबी जो ये वेस्कुलर कैम्बियम थी, ग्रेजुअली एंड स्लोली इट विल कन्वर्ट इनटू अ सर्कुलर कैम्बियम. ये सर्कुलर कैम्बियम ही हो जाएगी. ठीक है, सर्कुलर कैम्बियम बन जाएगी. इनसाइड इसके क्या प्रेजेंट होगा? हमें पता है सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा. सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पर प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है. एंड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्राइमरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड, पिथ इज टोटली क्रश्ड. पिथ कंप्लीटली क्रश हो जाएगा. ठीक है. इट विल डिपेंड हाउ मच सेकेंडरी ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस. सिमिलरली आउटसाइड की बात करूं मैं, इफ आई टॉकिंग अबाउट आउटसाइड, यहाँ बना हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम, secondary xylem will shift it towards outside. ठीक है, इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएंगे. So I think I should label, otherwise it will be difficult for you to understand what's going on here. So this is cambium, vascular cambium. This is primary phloem. Primary phloem. ठीक है. I am using abbreviation because of space scarcity, but जब आपको एग्जाम में you have to label completely. पूरा नाम लिखना है आपको. This is primary xylem. ठीक है. और क्योंकि रूट में कैसी कंडीशन होती है? एक्सार्क कंडीशन होती है. एक्सार्क कंडीशन मीन्स प्रोटोजाइलम इज आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड प्रोटोजाइलम, और जो जो मेटाजाइलम है दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड द रूट. ठीक है. ये हो गया. ये पिथ है बट इट इज एक्सट्रीमली रिड्यूस. ये बनी बेबी वेस्कुलर कैम्बियम. ठीक है. इसने आउटसाइड जो कट किया, ये वेस्कुलर कैम्बियम है. ये है सेकेंडरी फ्लोएम. वेट,
secondary pH, secondary phloem, secondary phloem. This is जो inside है secondary xylem, ये है जो primary xylem, and this is primary phloem. Similarly यहाँ भी आप primary phloem, this is secondary phloem, vascular cambium, here secondary xylem, and this is primary xylem. So this is the sequence. So कभी आपसे एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, सो यू कैन वेरी इजीली ड्रॉ द डायग्राम, और आप बता भी सकते हैं क्या सीक्वेंस होगा. सो दिस इज द वे हाउ सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डायकॉट रूट. डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है. अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वेस्कुलर कैम्बियम, दिस वेस्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम है. क्यों? क्योंकि इट हैज एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स अबव xylem and कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स in this conjunctive tissue has de-differentiated and they form the secondary meristem. इसलिए जो ये डायकॉट रूट के केस में वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं, दैट इज टोटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. बट इन केस ऑफ डायकॉट स्टेम सॉरी, हमने देखा था कि इट वाज पार्टली प्राइमरी इन ओरिजिन एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन. क्यों? क्योंकि जो फेसिकुलर कैम्बियम थी दैट वाज प्राइमरी मेरिस्टेम, जबकि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनी थी दैट वाज secondary in origin because it has formed due to de-differentiation of parenchymatous cells. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. So you can write down vascular cambium in case of dicot root is secondary in origin. Secondary होती है in origin. So this is about secondary growth in case of dicot root. इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे एक है सेपवुड एंड अनदर इज सेपवुड एंड हार्टवुड. आई थिंक यस, हार्टवुड. ये दोनों और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं. आई थिंक वी शुड कवर दोज टॉपिक्स ऑल्सो, वो भी पूछ लिए जाते हैं. सो होता क्या है कि ये हम जो सेपवुड और हार्टवुड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायकॉट स्टेम. ठीक है, सो डायकॉट स्टेम में यदि मैं एक रफ डायग्राम बना के देती हूँ आपको, तो ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा, बहुत सारा सेकेंडरी जाइलम बनेगा. ठीक है, सेकेंडरी जाइलम बनेगा. ये मान लीजिए ये वेस्कुलर कैम्बियम थी, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, और इसने कट किया सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड. सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम. सो विथ टाइम क्या होगा, जो टुवर्ड्स सेंटर है सेकेंडरी जाइलम, आई विल ड्रॉ देन यू विल अंडरस्टैंड दिस. जो अंदर की साइड है सेकेंडरी जाइलम, दिस secondary xylem will this secondary xylem due to deposition of certain substances become dark in color. So I am doing it dark accordingly. So ये कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा जो सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है. ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. ओके, इसको हम बोलते हैं हार्टवुड. हार्टवुड. जबकि जो पेरिफेरल पर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है दैट इज लाइट इन कलर, और इसको बोला जाता है सेपवुड. ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, सैपवुड बोलते हैं। सो यू कैन राइट डाउन सेकेंडरी जाइलम present towards center of stem become dark in color due to deposition of gums. Actually, these are some substances, resins, ठीक है, ड्यू टू गम्स, रेजिन्स, इन सब की वजह से ये डार्क कलर में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये डिपोजिशन होता है, so due to deposition it become to quite resistant to pathogens। ठीक है, इस पार्ट को, प्लांट के पार्ट को पैथोजेंस अटैक इतनी आसानी से नहीं करते। व्हाई? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दीज सर्टेन सब्सटेंसेस, गम्स, रेजिन्स। ठीक है, क्वाइट रेजिस्टेंट अगेंस्ट पैथोजन। इट इज क्वाइट हार्ड ऑल्सो, आई मीन इट इज क्वाइट ड्यूरेबल होता है, काफी इसमें ताकत होती है। बट एक्चुअली दिस डजंट प्ले रोल इन ट्रांसपोर्ट, इट इज नॉट हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट, मतलब हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऐसा क्यों नहीं कर पाता? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम के केस में जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, सपोज दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, एंड दीज आर वेसल्स। यहाँ वेसल्स हैं, सपोज करो इससे लगी हुई, ठीक, दिस इज, दीज आर वेसल्स, सपोज कर लीजिए, एंड यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स यानी जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। दिस इज जाइलम पेरेन्काइमा एंड दीज आर जाइलम वेसल्स। सो हमें पता है कि जाइलम वेसल्स की जो ल्यूमन होती है दैट इज एम्प्टी, यहाँ पर कुछ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। बट जब हर्ट वुड बनती है ना, हर्ट वुड बनते समय क्या होगा, मैं बताती हूँ आपको। हर्ट वुड बनते समय जाइलम पेरेन्काइमा से कुछ बेलून लाइक आउटग्रोथ निकलती हैं, एंड दे एक्सटेंड इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स। जाइलम की वेसल्स में ऐसे आ जाती हैं। दिस इज बेलून लाइक आउटग्रोथ of what? Of xylem parenchyma in lumen of xylem vessel। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए सपोज ऐसे, नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। सपोज, ठीक है, ऐसे बन जाए। ठीक है, अब ड्यू टू दीज आउटग्रोथ, ठीक है, इन वेसल्स का थ्रू, वेसल्स के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज हिंडर्ड, उसमें हिंड्रेंस आएगी। दैट्स वाई ये जो हार्टवुड होती है इट डजंट प्ले एनी एक्टिव रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज, ये जो बेलून लाइक आउटग्रोथ बनी है ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इन द ल्यूमन ऑफ जाइलम वेसल, इनको हम बेटा टाइलोसिस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? टाइलोसिस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो टाइलोसिस, ठीक है। सो ये हो गया हार्टवुड के बारे में। बट अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल का पार्ट है दैट इज हार्टवुड। अच्छा, हार्टवुड का एक और नाम है, हार्टवुड इज ऑल्सो नोन एज, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ टाइलोस,
इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है कि किसकी आउटपुट है, किस में प्रेजेंट होती है, एंड व्हाट इज देयर रोल. सो दे चेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द xylem vessels. ठीक है. Apart from this, one important note, this heartwood is, जो heartwood है, इसको हम, we call it duramen also. It's known as डूरामेन. डूरामेन को आप ऐसे याद कर लीजिएगा ड्यूरेबिलिटी से, यानी ये ड्यूरेबल वुड है. ठीक है. ड्यूरेबल है तो इसका यूज हम फर्नीचर वगैरह के लिए करते हैं, फर्नीचर वगैरह का बनाने के लिए. अब हम बात करते हैं सैपवुड की, जो कि आउटर प्रेजेंट है. आउट सैपवुड, सैपवुड के बारे में बात करते हैं. तो सैपवुड को समझने के लिए, सैपवुड, सैपवुड actually this is the outer part of secondary xylem. तो सिंपल है. इसका एक और नाम है एल्बर्नम. एल्बर्नम, एल्बर्नम बोलते हैं इसको. एल्बर्नम. जैसे वहां डूरामेन नाम था, इसका नाम एल्बर्नम होता है. इट इज लाइट इन कलर. आउटर पार्ट में है. इट इज लाइट इन कलर. ठीक है. नो डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं मिलेगा आपको टेनिन्स एंड गम्स का. नो टाइलोसिस, टाइलोसिस भी नहीं मिलेंगे. दैट्स व्हाई इट इज प्लेइंग एक्टिव रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. यस, इट इज ससेप्टेबल टू पैथोजन अटैक, क्योंकि यहाँ पर टेंडेंस और उसका डिपोजिशन नहीं है. सो इट इज ससेप्टेबल टू पैथोजन्स अटैक. पैथोजन यहाँ पर अटैक कर सकते हैं. ठीक है. और इट इज नॉट ड्यूरेबल. डेफिनेटली इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हार्डवुड से कम होती है. ठीक है. सो ये था हार्डवुड और सैपवुड के बारे में. कई बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, इट इज इम्पोर्टेंट. तो आप यदि एक स्लाइड, यस, आपको यदि इन दोनों के बीच डिफरेंस करना है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. वेट फॉर 2 seconds. Just let me prepare some slides so that we can go ahead. हाँ. सो सपोज करिए आपके एग्जाम में हार्डवुड एंड सैपवुड पे डिफरेंस करने के लिए आता है. हार्डवुड, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन hardwood and softwood. So first of all, you should write its another name as duramen, and this is alburnum. आप लिख सकते हैं it is present in the center of stem. Present towards outer side. ठीक है. outer side to hardwood. ठीक है. दूसरा, डार्क इन कलर. ये कैसे हैं? लाइट इन कलर. लाइट इन कलर कैसे होंगे? ये लाइट इन कलर होंगे. डिपोजिशन ऑफ tannins एंड gums, ये एब्सेंट होगा. यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं होगा. टाइलोसिस विल बी प्रेजेंट
here they will be absent. ठीक है, फिर they are highly durable. This wood is highly durable. Less durable. Next, ये लिख सकते हैं resistant to pathogens, susceptible to pathogens, susceptible होगी। कौन सा डिफरेंस था ये? 6th, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिव रोल इन, नो एक्टिव रोल इन ट्रांसपोर्ट। out of water and minerals, जबकि ये दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व। सो आई होप अब आपको स्टेप बोर्ड और हार्ड बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। सो ओके, सो दिस इज अबाउट हार्डवुड एंड सैपवुड। अब एक और टर्म है आपके केस में, दैट इज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम, ऑटम वुड। ठीक है, ये नाम से पता चल रहा होगा आपको, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। सो स्प्रिंग वुड वो सेकेंडरी जाइलम है जो कि एक्चुअली ये वो जाइलम है जो सेल तब सॉरी, स्प्रिंग वुड, ठीक है, वुड का मतलब जाइलम से होता है, ये आपको पता है। स्प्रिंग का मतलब ये है, स्प्रिंग वुड हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जाइलम वो जाइलम है जिससे प्लांट तब बनाएगा जब स्प्रिंग सीजन होगा। इट इज रिलेटेड टू सीजन। ठीक है, ये जो वुड का फॉर्मेशन है, ये जो जाइलम का फॉर्मेशन है, दैट इज रिलेटेड टू सीजन। स्प्रिंग के समय में क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये कोई प्लांट है, स्प्रिंग आता है, तो स्प्रिंग के समय हमें पता है नए फूल पत्तियां ये सब बनते हैं। तो ये जब नए फूल पत्तियां बनेंगे तो पानी की डिमांड पौधे की बढ़ जाएगी। सो पानी की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए प्लांट जो जाइलम बनाएगा उसकी ट्रैकीड्स और वेसल्स की ल्यूमन बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, यानी कुछ इस तरीके से बनाएंगी वो, उनकी जो ल्यूमन होगी वो बड़ी होगी। वहीं ऑटम की बात करें, ऑटम के केस में क्या होगा, जिसका जस्ट अपोजिट, इस समय पानी की रिक्वायरमेंट कम है, पानी की रिक्वायर कम है, तो इसलिए जो जाइलम इस समय बनेगा उसकी ट्रैकीड्स और वेसल्स की जो ल्यूमन होगी दैट विल बी नैरो। ठीक है, ओके, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का डिफरेंस समझ में आया। सो आप लिख सकते हैं स्प्रिंग वुड, मान लीजिए मैं इधर ले लेती हूँ, स्प्रिंग वुड एंड हियर ऑटम वुड, ओके, formed during spring season, is formed during autumn season। अच्छा, इनका एक और नाम है, इसको हम अर्ली वुड के नाम से भी जानते हैं, अर्ली वुड, अर्ली वुड, और इसको लेट वुड, लेट वुड। ठीक है, यहाँ जो बनेगी ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर ब्रॉड, ये कैसी होंगी? नैरो। ठीक है, अब जब ये ट्रैकीड्स और वेसल्स ब्रॉड है, यानी इनकी ल्यूमन ब्रॉड है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। सो डेंसिटी लेस होगी इनकी,
और इनकी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि इनकी जो ल्यूमेन है वो काफी छोटी है। तो थोड़े से एरिया में बहुत सारी सेल्स आ जाएंगी। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, एक ये सिचुएशन है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स थोड़े से एरिया में आ गई। और एक ये सिचुएशन है, ठीक है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑफकोर्स इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू दिस। डेंसिटी इज हाई, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके? अब वेट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से ना हम प्लांट की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, तब आपको समझ आएगा कि हम्म सो सपोज करिए ये एक ट्री है। ये मैं एक क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ स्टेम का, ठीक है। यहाँ पर ये बना स्प्रिंग वुड, ठीक है। ये स्प्रिंग वुड बन गया। अब ऑटम आया, तो ऑटम के केस में कैसी बनेंगी हमें पता है, ऐसे बनेंगी, ठीक है। मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसान। आप देख पा रहे हैं, इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग वुड दीज आर स्मॉल इन और नैरो इन साइज, ठीक है। फिर से स्प्रिंग आया, फिर से ब्रॉड बनी, ठीक है। फिर से ऑटम आया, सो अगेन। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। स्प्रिंग के बाद ऑटम, ऑटम के बाद स्प्रिंग वुड बनती रहेगी। यानी एक साल में देखा जाए तो एक बार स्प्रिंग वुड बन रही है और एक बार ऑटम वुड बन रही है। तो हम इनका नंबर काउंट करके किसी भी प्लांट की एज निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑटम वुड, ऑटम वुड, एंड दिस इज स्प्रिंग वुड। इन दोनों को मिलाकर एक एनुअल रिंग बनती है, वन एनुअल रिंग। मतलब ये एक साल में बनेंगी, एक ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड, ठीक है। और इन दोनों को मिला के एक एनुअल रिंग। तो अब हमें प्लांट की यदि एज पता करनी हो तो सिंपल है, हम इनका नंबर काउंट कर लेंगे और उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि इस प्लांट की एज कितनी है। ये जो साइंस है प्लांट की एज पता करने की, इसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। टू साइंस ऑफ फाइंड आउट द एज ऑफ प्लांट, ठीक है। ये एक साइंस है जिसमें हम प्लांट की एज फाइंड आउट करते हैं। सो कभी कभी एनुअल रिंग भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो यदि आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड पता है तो यू कैन राइट डाउन अबाउट एनुअल रिंग ऑल्सो। सो एनुअल रिंग क्या है? एन एक सीजन की स्प्रिंग वुड और एक सीजन की ऑटम वुड को कम मिला के बोलते हैं एनुअल रिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अभी हम जो ये अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी पी वाई क्यूज हैं या जितने एमसीक्यूज हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके लिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि आप ये सारे लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट एमसीक्यूज कंप्लीटली। ओके, सो दैट्स ऑल। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।